हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है। होप सो आपको पसंद आएगी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी मतलब भूगोल। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ज्योग्राफी हमारे दो वर्डों से मिलके बना है, एक जियो और एक है ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। मतलब पृथ्वी का वर्णन हम जिस भी विषय में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। सबसे पहले अब इसकी बात करते हैं मानचित्र। मानचित्र हमारा क्या होता है, सबने सुना होगा अक्सर कि मानचित्र देख लो, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मैप। तो कागज पे अगर हम कोई भी एक ऐसा चित्र बना देते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह का वर्णन करता है तो उसको हम बोलते हैं मानचित्र। सबसे पहले मानचित्र का निर्माता कौन था? मानचित्र का निर्माता 6वीं BC में मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक यूनानी दार्शनिक था, जिसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था, जिसको कहते हैं एनिक्समेंडर। भारत का सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया था? 1752 ईस्वी में एनविले ने बनाया था। अब दूसरी चीज होती है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? अक्सर बच्चे ग्लोब और मानचित्र में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हमेशा याद रखना, मानचित्र जो होगा वो एक फ्लैट सरफेस पे होगा, एक सपाट सरफेस पे होगा, और जो ग्लोब होगा वो एक पृथ्वी के तरह का एक छोटा पृथ्वी का ही प्रारूप होता है। जैसे कि एक गोल बॉल पर या गोले पर पृथ्वी का एक एक लोकेशन को डिनोट करता है, एक एक लोकेशन का बताता है, उसको बोलते हैं ग्लोब। सबसे पहले ग्लोब का निर्माता था मार्टिन बेहम। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी को। हमारे साइंटिस्ट थे जो पहले, उन लोगों ने सबसे पहले ये सोचा कि हम लोग ग्लोब बना रहे हैं, मानचित्र बना रहे हैं, मगर एक ऐसी पर्टिकुलर जैसे हम लोग सड़कों पर जाते हैं तो सड़कों पर आपने देखा होगा स्टोन लगे रहते हैं। इसी प्रकार हमारे साइंटिस्टों ने भी सोचा कि हम लोग एक ऐसे स्टोन वगैरह बना देते हैं जिससे कि हम लोग अपनी पृथ्वी का अच्छे से वर्णन कर सके या अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर सके। इसी के लिए सबसे पहले साइंटिस्टों ने दो तरह की लाइनें बनाई। एक लाइन होती है देशांतर लाइन, दूसरी लाइन होती है अक्षांश लाइन। बट हमेशा याद रखना कि ये अक्षांश लाइन को कुछ ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे स्केल लेकर साइंटिस्टों ने बनानी शुरू कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो विश्व के सभी साइंटिस्टों ने, विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक पूरे इस पृथ्वी को कुछ भागों में बांट दिया। अब वो किस हिसाब से बांटा वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी भू मैंने पृथ्वी, मध्य मतलब बीच से, यह पृथ्वी के बीच से ही जाती है, इसलिए हम इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। दूसरा इसी का नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा ही जो हमारे पृथ्वी है वो दो गोलार्ध में बट जाती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। और यही एक ऐसी लाइन है, यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सूर्य 12 महीने एक जैसा रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं विषुवत रेखा। यहाँ पर हमारा सूर्य की किरणें पूरे साल सीधी पड़ती हैं, इसलिए इसको विषुवत रेखा कहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ये मान लो हमारी एक पृथ्वी है, पृथ्वी पर इन्होंने सबसे पहले अक्षांश रेखा खींची, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर प्रत्येक 1 डिग्री पर इन्होंने उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे पहले मैं बता दूं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता क्या है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का जो ऊपर से का पोर्शन होता है, उससे जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो 0 डिग्री अक्षांश से नीचे का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रत्येक 0 डिग्री से प्रत्येक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर 1 डिग्री पर उन्होंने लाइन लगानी शुरू करी, एक इमेजिनरी काल्पनिक लाइन लगानी शुरू करी। इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। हम ऊपर जाते हैं तो पहले 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 1 डिग्री अक्षांश रेखा,
2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा, साथ में इनका जुड़ता रहता है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो हम 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 1 डिग्री को क्या पढ़ेंगे, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी तरह हम दक्षिणी गोलार्ध में चले जाते हैं तो हम इनको पढ़ते हैं 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ये हमेशा याद रखना, जो इनकी दिशा होती है वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की दिशा होती है। दूसरा, प्रत्येक 1 डिग्री के बीच में जो हमारे स्पेस पाया जाता है वो 101.13 किलोमीटर का पाया जाता है। मतलब ये नहीं है कि हमारी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी पूरी पृथ्वी पर हमेशा एक जैसी पाई जाती है और उनमें गैप कितना होता है, 111.13 किलोमीटर का। सबसे बड़ी जो पृथ्वी पर इमेजिनरी लाइन है वो है हमारी विषुवत रेखा की, जो लगभग 12,755.5 किलोमीटर होती है। जो हम अगर इसको अप्रॉक्सीमेट लें तो 12,756 किलोमीटर भी हम इसको कह सकते हैं। इस तरह से करते करते हम लोग एक लाइन बनी हुई है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसका दूसरा नाम है कर्क रेखा। अब इसी तरह दक्षिणी अक्षांश में भी एक लाइन लगी हुई है, उसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको नाम दिया हुआ है मकर रेखा का। अब ये कर्क रेखा और मकर रेखा क्या हुई, और हमने जब अभी बताया कि हम सिर्फ 1-1 डिग्री पे करते हैं तो ये हाफ डिग्री पे कैसा हुआ, इसका कारण है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये वो वाली पोजीशन है जहाँ पर मैक्सिमम सूरज जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का मतलब है यहाँ भी मैक्सिमम सूरज जाता है। अब मैक्सिमम सूरज क्या जाता है, अब आप हम इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब हम सब जानते हैं, मान लो ये हमारा सूरज है, आप इसको मानो। अब जब हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, अब उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ गर्मी कब होती है, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है। तो इसका मतलब है कि जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यहाँ पर जब हमारे यहाँ गर्मी होती है जून जुलाई में, सूरज की जो मैक्सिमम पोजीशन होती है वो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। जब हम लोगों का सर्दी होती है तो तब ये सूरज उस वक्त इधर मूवमेंट ना करके इस साइड मूवमेंट करता है, नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, जिसके वजह से यहाँ पर इस एरिया में तो गर्मी हो जाती है। अब यहाँ पर जब गर्मी होगी तो यहाँ पर सूरज की रेखा, सूरज की जो किरणें हैं उत्तरी अक्षांश में सीधी नहीं जाती, जिसके वजह से हमें सूरज रोज तो दिखाई देता है बट सूरज की गर्मी में, सूरज की रोशनी में उतनी तपन नहीं होती, इसलिए इधर उस वक्त ठंड हो जाती है। अब इसको ऐसा समझिए कि अगर गर्मी है तो हमारा सूरज हमारी साइड जा रहा है, अगर सर्दी है तो हम सूरज हमारे से विपरीत दिशा में पाया जाता है। इसका मेन कारण, इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। मेरा कहने का मतलब है हमेशा क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर में, और 25 दिसंबर में हमारे यहाँ क्या होती है, बहुत सर्दियाँ होती हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त बहुत गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो सूरज होता है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर होता है। अब ये विषुवत रेखा का मतलब क्या है, विषुवत रेखा का मतलब है कि सूरज इधर जाके फिर वापस यहीं आएगा, फिर ऊपर जाके फिर वापस यहीं आएगा, तो उसका सूरज का घर कहाँ पर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। होप सो आपको ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अब ऊपर की तरफ हम उत्तरी अक्षांश में और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, और नीचे की तरफ है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा।
अब हमने यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किस तरह से दिया, इसके बारे में आप समझिए कि यहाँ पर जब हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूरज जाता है तो उसकी जो मैक्सिमम किरणें हैं उसकी जो किरणें हैं वो तो इस पोर्शन पे तो पूरा पहुंचेगी, ऊपर तक पूरा पहुंचेगी, बट जब वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो उसकी जो मैक्सिमम किरणें पहुंचेगी वो हमारी 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा तक ही पहुंचेगी, इसके ऊपर इसकी किरणें नहीं पहुंचेगी। यही वो कारण है जिसके वजह से नॉर्थ पोल पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। 6 महीने परमानेंट रात क्यों रहती है? क्योंकि उस वक्त हमारा जो सूरज होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है और सूरज की किरणें हमारे इस पोर्शन से ऊपर नहीं पहुंच पाती। सेम कंडीशन यहाँ है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये भी वही पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। ये भी वही पोजीशन है जब हमारा सूरज उत्तरी ध्रुव में होता है तो इस पोर्शन में तो परमानेंट दिन रहता है, बट इसकी जो किरणें होती है वो मैक्सिमम हमारी 66.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तक ही पहुंच पाती है, जिसके वजह से उस वक्त यहाँ पर 6 महीने रात हो जाती है। होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात, हम 2-3 चीज़ें और आपको बता देते हैं। जो 24 जून होता है, एक 21 जून डेट होती है, 21 जून पर हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी दिन हम योग दिवस भी मनाते हैं। योग दिवस इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये उत्तरी अक्षांश का, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर का क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त सूरज पूरा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पाया जाता है, जिसके वजह से ये दोनों ही उस दिन अब आप ये समझो, अगर दक्षिणी गोलार्ध पर हमारे पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब मान लो 12 घंटे की वहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर दिन बड़ा हुआ तो जाहिर सी बात है हमारे उत्तरी ध्रुव पर दिन कैसा होगा? छोटा। और जब उत्तरी ध्रुव पर दिन बड़ा होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? दक्षिणी अक्षांश पर क्या होगा? छोटा दिन। तो होप सो आप ये समझ गए होंगे। एक बात आती है, एक होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। ये दोनों क्या होते हैं? इनको 21 मार्च को बोलते हैं हम बसंत विषुव और 23 सितंबर को बोलते हैं शरद विषुव। इनका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो 21 मार्च होता है और 23 सितंबर होता है, उस दिन दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों के दिन बराबर होते हैं। मतलब 12 घंटे की दिन और 12 घंटे के रात, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? विषुव। दोस्तों आज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अब पहली वीडियो हम थोड़ी छोटी रखेंगे। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।